Hey everyone, Khyati this side. So today in this video I'm gonna discuss about investigation, management and complications of COPD, basically emphysema and bronchitis. In my previous video I have given a detailed description about what is COPD, what is difference between obstructive and restrictive pulmonary diseases, and I have separately described about chronic bronchitis and emphysema. What is its introduction, morphological features, etiopathogenesis, and clinical features. So basically in my previous video I have covered all the part of pathological section. In this video I will cover the medicine part. ओके और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मतलब जानना है, इंट्रोडक्शन लेना है कि हाँ क्या है मतलब दोनों डिजीज़ेस में क्या होता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो. आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट टैब में पैथोलॉजी सेक्शन में वो वीडियो मिल जाएगी. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर इन्वेस्टिगेशन पार्ट ऑफ COPD. इन्वेस्टिगेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है क्लिनिकल पिक्चर, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा का पेशेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखता है. मतलब ऐसा होता है कि दोनों के इटियोलॉजिकल फैक्टर्स एकदम सेम होते हैं, दोनों के डिजीज़ के मतलब पॉजिटिव एजेंट्स जो होते हैं एकदम सेम होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन. तो ऐसा होता है कि एक पेशेंट में दोनों डिजीज़ेस क्लोजली लिंक होती है, मतलब ज़्यादातर दोनों डिजीज़ेस प्रेजेंट होती है एक पेशेंट में. लेकिन ऐसा होता है कि एक डिजीज़ के सिम्टम्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और दूसरी डिजीज़ के सिम्टम्स कम प्रेजेंट होते हैं. जैसे अगर ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स ज़्यादा प्रेजेंट है तो हम उसे बोलते हैं प्रीडोमिनेंटली ब्रोंकाइटिस, और अगर एम्फाइसीमा के सिम्टम्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रीडोमिनेंट एम्फाइसीमा. तो क्लिनिकल पिक्चर्स और क्लिनिकल फीचर्स उसके ध्यान में रखना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाए कि वो एम्फाइसीमा का पेशेंट है या फिर ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है. ठीक है, जैसे कि एम्फाइसीमा को हम क्या कहते थे, पिंक पफर्स, और ब्रोंकाइटिस को हम ब्लू ब्लोटर्स कहते थे. तो दोनों की एकदम क्लिनिकल इमेज ही डिफरेंट है ना. 50% डायग्नोसिस हम क्लिनिकल फीचर से कर सकते हैं कि उस पेशेंट को COPD है, और COPD है तो ज़्यादा कौन सा है, एम्फाइसीमा है कि ब्रोंकाइटिस है. ओके, अब सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है चेस्ट एक्सरे. दोनों के एक्सरेज में भी डिफरेंस होता है. जैसे कि ब्रोंकाइटिस का अगर हम एक्सरे देखेंगे तो हमें ब्रोंकोवेस्क्यूलर मार्किंग्स इंक्रीज्ड देखने को मिलेगी. मैंने बताया था कि ब्रोंकाइटिस के केस में हाइपरेमिक लंग देखने को मिलता है, मतलब लंग्स में ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है. अब ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी तो वेस्क्यूलर मार्किंग्स भी एक्सरे में ज़्यादा देखने को मिलेगी. वेरी ऑब्वियस थिंग, मतलब ब्लड सप्लाई इंक्रीज भी हो रही है और जो ब्लड वेसल्स हैं वो नंबर में भी इंक्रीज हो जाती है, तो इसलिए हमें एक्सरे में उनकी मार्किंग ज़्यादा देखने को मिलेगी. ब्रोंकाइटिस के केस में हमें हार्ट का डायमीटर लार्ज देखने को मिलता है, लेकिन एम्फाइसीमा के केस में हमें स्मॉल हार्ट देखने को मिलता है, और उस हार्ट को हम ट्यूबुलर हार्ट कहते हैं एम्फाइसीमा के केस में. ओके, अब हम एक बार इनके एक्सरेज देखते हैं. देखो, ये वाला एक्सरे है ब्रोंकाइटिस का, ये है एम्फाइसीमा का, और ये वाला है नॉर्मल एक्सरे. सबसे पहले हम नॉर्मल एक्सरे देखते हैं. नॉर्मल एक्सरे का हार्ट का डायमीटर नोट करना, ठीक है. और ये जो डायफ्राम का लेवल है ये भी ऊपर है, प्रॉपरली हमें रिब्स दिख रहे हैं. मतलब ऐसा है कि ज़्यादा ट्रांसल्यूसेंसी भी नहीं है, जो लंग्स है वो ज़्यादा डार्क भी नहीं दिख रहे और ज़्यादा वाइट भी नहीं दिख रहे हैं, है ना. और इसमें क्योंकि ये एंटीरियर चेस्ट एक्सरे है तो इसलिए हमें इसमें थोड़ी सी वेस्क्यूलर मार्किंग ज़्यादा देखने को मिल रही है. नॉर्मली पोस्टीरियर में इतनी देखने को मिलती नहीं है ना. तो ब्लड सप्लाई भी हम देख सकते हैं, रिब्स भी देख सकते हैं, लंग्स किस तरीके से दिख रहे हैं वो भी देख पा रहे हैं, और हार्ट का डायमीटर देख रहे हैं. अब हम देखते हैं ब्रोंकाइटिस की केस में एक्सरे का क्या होता है. ये ब्रोंकाइटिस का एक्सरे है. इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये जो हार्ट का डायमीटर है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया. जो ट्रांसवर्स डायमीटर है हार्ट का ये इंक्रीज़ हो जाता है ब्रोंकाइटिस के केस में, और ये ब्लड वेसल्स की जो मार्किंग है ये भी इंक्रीज़ हो रही है. कितनी ज़्यादा ब्लड वेसल्स हमें देखने को मिल रही है, तो वेस्क्यूलर मार्किंग इंक्रीज़ हो जाती है और हार्ट का डायमीटर इंक्रीज़ हो जाता है. किस केस में, ब्रोंकाइटिस के केस में. अब हम देखते हैं एम्फाइसीमा का एक्सरे. एम्फाइसीमा में हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है लंग्स का. अब हमने पढ़ा था कि जो लंग टिश्यू होता है
एम्फाइसीमा के केस में लंग टिश्यूज़ में एयर स्पेसेस का डिस्टेंशन हो जाता है। जो एयर स्पेसेस होते हैं वो बड़े हो जाते हैं साइज़ में, तो लंग का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाता है और लंग बड़े बड़े नज़र आते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है, लंग का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। अब अगर हम नॉर्मल एक्सरे की बात करें, ठीक है, ये नॉर्मल एक्सरे है, ढंग से नोट करना रिब्स, ठीक है। अब ये पोस्टीरियर रिब है और ये आगे जाके एंटीरियर रिब बना रही है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये फर्स्ट रिब, ये सेकंड रिब, थर्ड रिब, एंटीरियर रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब, सिक्स्थ रिब एंड सेवेंथ रिब, ठीक है। तो एंटीरियरली हमें जो लंग्स, नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में लंग्स केवल सेवेंथ रिब तक देखने को मिलते हैं, फिर उसके बाद डायफ्राम आ जाता है ना, तो हमें लंग्स नहीं देखने को मिलते। और पोस्टीरियरली हमें नाइन्थ रिब तक, जो पोस्टीरियर रिब्स होती हैं, ये पोस्टीरियर रिब्स हैं, पोस्टीरियर रिब्स जो होती हैं इसमें हमें नाइन्थ रिब तक लंग्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम एम्फाइसीमा का केस देखेंगे उसमें हमें लंग्स एकदम नीचे तक देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो इन्फ्लेशन हो गया है, साइज़ उनका इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। इसमें तो हमें सेवेंथ एंटीरियर रिब तक लंग देखने को मिल रहा है ना, बाकी डायफ्राम से कवर हो रहा है वो। बाकी अगर हम एम्फाइसीमा का केस देखें तो इधर देखो, डायफ्राम तो मतलब दिख ही नहीं रही है, डायफ्राम तो एकदम नीचे जा चुकी है, एकदम फ्लैट हो चुकी है। उसकी जो नॉर्मल डायफ्राम इस तरीके से प्रेजेंट थी नॉर्मल हेल्दी लंग में, है ना, तो जो क्रेसेंट शेप थी डायफ्राम की वो भी एकदम गुम हो गई है और एकदम डायफ्राम फ्लैट हो गई है। और ये जो लंग्स का साइज़ है ये ऊपर से लेकर भी नीचे तक बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है ना, इतना बड़ा लंग देखने को मिल रहा है। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं, लंग एक्सरे में हमें क्या देखने को मिल रहा है, हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है लंग्स में, ठीक है। दूसरा, ट्रांसल्यूसेंसी इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब लंग्स हाइपर ट्रांसल्यूसेंट हो जाते हैं। जैसे अगर हम पहले नॉर्मल एक्सरे देखा था हमने, वो इतना ज़्यादा डार्क नहीं था कलर में, बट इधर ये जो कलर है ज़्यादा डार्क है, ज़्यादा ब्लैक है, क्योंकि एयर ज़्यादा बढ़ रही है, वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है, तो जो लंग्स है वो ज़्यादा ट्रांसल्यूसेंट हो जाते हैं, हाइपर ट्रांसल्यूसेंसी हो जाती है, ज़्यादा डार्क देखने को मिलता है क्योंकि एयर उसमें ज़्यादा है ना। और अगर हम नॉर्मल लंग देखें तो नॉर्मल लंग एकदम हमें वाइट सा थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें डार्कनेस ज़्यादा है ना। तो एम्फाइसीमा की सबसे पहले हमने नोट किया हाइपर इन्फ्लेशन, वॉल्यूम इंक्रीजेस, लंग टिश्यू गेट्स विजिबल एंटीरियरली बियॉन्ड द सेवेंथ रिब। नॉर्मल एक्सरे में हमें बियॉन्ड सेवेंथ रिब नहीं देखने को मिलता, बट हाँ एम्फाइसीमा के केस में हमें देखने को मिलता है। लॉस ऑफ क्रेसेंट शेप ऑफ डायफ्राम लो हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, ये भी हमने देखा है ना। प्रेजेंस ऑफ बुले भी आई विल शो यू। फिर उसके बाद लेटरल व्यू जब हम देखते हैं एक्सरे का, चेस्ट एक्सरे का लेटरल व्यू देखते हैं तो उसमें हमें बैरल शेप चेस्ट देखने को मिलता है, मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद हार्ट स्मॉल देखने को मिलता है, नैरोइंग ऑफ ट्रांसवर्स डायमीटर। जैसे अगर हम इसमें देखें, अब अगर हम इसमें हार्ट का ट्रांसवर्स डायमीटर देखें तो ये कितना छोटा सा लग रहा है, मतलब यही है ना हार्ट, और यहाँ पे भी देखें तो क्लियरली नहीं है ना। जो ट्रांसवर्स डायमीटर है हार्ट का वो छोटा हो जाता है, ऐसा लगता है हार्ट एक ट्यूब्यूल शेप का ही हो गया है ना, तो इसलिए हम इसे ट्यूब्यूलर हार्ट कहते हैं। और अगर हम नॉर्मल हेल्दी लंग में देखें तो देखो कितना अच्छे से हार्ट विजिबल है, पर इसमें एकदम हार्ट का ट्रांसवर्स डायमीटर छोटा हो गया है ना, तो इसे हम ट्यूबुलर हार्ट भी कहते हैं। फिर उसके बाद हाइपर ट्रांसल्यूसेंसी हमें देखने को मिलती है, जो एक्सरे होते हैं ये ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। ओके, अब लेटरल व्यू अगर हम ये देखो, ये जो छोटे छोटे से डार्क कलर के दिख रहे हैं ये बुले हैं। बुले हमने देखे थे, बुले और ब्लेब्स बेसिकली क्या होता है, एयर कैविटीज़ होती है, एयर बबल्स होते हैं, और जब वो ब्रेक हो जाता है तो उधर कैविटीज़ जैसी चीज़ें बन जाती है एयर बबल्स में, है ना। तो बुले भी हम देख सकते हैं क्लियरली एक्सरे में। ओके, इसके बाद ये बुले होते हैं, ये जो हमें देखने को मिल रहे हैं ये सब बुले हैं छोटे छोटे से। ये मैंने बता रखा है प्रीवियस वीडियो में कि बुले किस तरीके से बनते हैं और क्या होते हैं बुले एंड ब्लेब्स। ओके, अब अगर हम ये देखें, ये लेटरल व्यू है एक्सरे का, चेस्ट एक्सरे का ये लेटरल व्यू है, तो इसमें ये जो शेप नज़र आ रही है ये किस तरीके से है,
बैरल की शेप में है ये। तो इसमें जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है ना चेस्ट का, एपी डायमीटर चेस्ट का, वो इंक्रीज हो जाता है। अब इंक्रीज हो जाएगा तो ये जो चेस्ट होता है ये हमें बैरल शेप्ड का नज़र आता है। ओके, तो हमने बहुत सारे चेंजेस पढ़े एम्फाइसीमा में एक्सरे के। सबसे पहले हमने देखा हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, जो क्रेसेंट शेप थी डायफ्राम की वो भी चली जाती है, लोअर फ्लैट वो नीचे चला जाता है। बुले हमने देखे, बैरल शेप चेस्ट देखा, हार्ट किस तरीके से स्मॉल देखने को मिलता है, नैरोइंग हो जाती है ट्रांसवर्स डायमीटर की, ट्यूबुलर हार्ट देखने को मिलता है, हाइपर ट्रांसल्यूसेंसी हमें देखने को मिलती है। तो ये सब डिफरेंसेस थे ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा के एक्सरे में। ओके, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है स्पायरोमेट्री, स्पायरोमेट्रिक क्लासिफिकेशन ऑफ सीओपीडी। स्पायरोमेट्री में देखो क्या होता है, इस तरीके से हम स्पायरोमेट्री करते हैं। इसमें हम FEV टेस्ट करते हैं, दैट इज़ फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, मतलब किस इंटेंसिटी के साथ पेशेंट एक्सपायरेशन कर रहा है उसको ये मशीन नोट कर लेती है। ये एक स्पायरोमेट्रिक मशीन है और इसी को हम कंपेयर करते हैं। ओके, FEV1 का मतलब होता है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकेंड, मतलब फर्स्ट सेकेंड में वो कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायरेट कर पा रहा है। ठीक है, अगर जैसे स्टेज 0 है COPD की तो उसमें हमें नॉर्मल स्पायरोमेट्री देखने को मिलेगी। बस हाँ, क्रोनिक सिम्टम्स जो होते हैं जैसे कि कफ उसको चल रहा होगा 6 महीने से 7 महीने से, है ना, स्प्यूटम प्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा, लेकिन स्पायरोमेट्री नॉर्मल होगी। लेकिन पेशेंट जो होगा वो रिस्क पर होगा। ठीक है, स्टेज 0 में। स्टेज 1 में क्या होता है, माइल्ड COPD देखने को मिलता है। FEV1 जो होता है ये 80% के बराबर होता है या फिर 80% से थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना। स्टेज 2 मॉडरेट COPD, इसमें FEV1 की वैल्यू 50 to 80% होती है। सिवियर में 30 to 50% और वेरी सिवियर COPD में FEV1 की वैल्यू 30% से कम हो जाती है। और अगर 30% से कम नहीं है, 50% से कम है, लेकिन उस पेशेंट में क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर है या फिर राइट हार्ट फेलियर है, मतलब कॉर पल्मोनेल है, तो वो वेरी सिवियर COPD के केस में आएगा। ठीक है, ये हमने देखा स्पायरोमेट्रिक क्लासिफिकेशन और हम किस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, है ना। अब फोर्थ, सबसे पहले हमने देखा क्लिनिकल पिक्चर, सेकंड हमने देखा एक्सरे, थर्ड हमने देखा स्पायरोमेट्री, फोर्थ होता है ब्लड टेस्ट। हमने पढ़ा था कि एम्फाइसीमा के केस में स्मोकिंग के कारण ब्लड, मतलब सीरम लेवल जो होती है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की, वो कम हो जाती है ना। स्मोकिंग में कुछ ऐसे ऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं सिगरेट स्मोक में जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की वैल्यू हमारी ब्लड में कम कर देते हैं। तो हम ब्लड टेस्ट करा सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का लेवल क्या है, और अगर वो कम है तो हो सकता है कि वो एम्फाइसीमा का केस हो। ओके, COPD असेसमेंट टेस्ट एंड COPD कंट्रोल क्वेश्चनेयर, हम इन दोनों तरीके से भी असेस कर सकते हैं अगर पेशेंट को COPD है तो। फिर उसके बाद आता है लास्ट HRCT चेस्ट, मतलब हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी। अगर हमें ये चेक करना है कि मतलब COPD की सिवियरिटी कितनी ज़्यादा है और कितना डैमेज लंग्स को हो चुका है, तो हम हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी भी करा सकते हैं। ओके, दिस कंप्लीट्स आवर इन्वेस्टिगेशन पार्ट, जिसमें हमने 5 चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले क्लिनिकल फीचर्स, एक्सरे, स्पायरोमेट्री, ब्लड टेस्ट, COPD मतलब असेसमेंट टेस्ट एंड क्वेश्चनियर, एंड देन HRCT चेस्ट। ओके, इसके बाद आता है मैनेजमेंट, किस तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले स्टेज 0 में है और अगर हमने डायग्नोस कर लिया है कि हाँ उस पेशेंट को रिस्क है COPD डेवलप होने का, तो हम उन्हें बोलेंगे कि जो भी मतलब अगर वो स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर उनका कुछ ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें वो बहुत ज़्यादा प्रोन है या फिर एक्सपोजर में है ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक डस्ट के या पॉल्यूटेंट्स के, है ना, तो हम उन्हें वो सारी चीज़ें असेस करेंगे सबसे पहले कि उनके ऐसे फैक्टर्स क्या हैं, स्मोकिंग है, फैमिली में अगर पैसिव स्मोकिंग हो रही है उनके थ्रू, या फिर कोई एयर पोल्यूशन वाले इन्वायरमेंट में ऑक्यूपेशन ऐसा है, तो हम सबसे पहले वो असेस करेंगे और उसको स्टॉप करने के लिए कुछ
एडवाइस करेंगे, मीन्स बताएंगे कि किस तरीके से वो लोग स्टॉप कर सकते हैं। और जैसे स्मोकिंग है, स्मोकिंग के लिए हम उन पेशेंट को एडवाइस करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें असिस्ट करेंगे जिसके थ्रू वो अपनी स्मोकिंग को क्विट कर सके। ओके, सेकेंड स्टेज आती है स्टेज 1, माइल्ड वाली। माइल्ड वाली में हम उनको बीटा-2 एगोनिस्ट देंगे, जैसे कि फेनोटेरॉल, साल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटैलिन। ठीक है, सबसे पहले इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? सबसे पहले तो देखो, स्टेज 2 से स्टेज 3 में हम उनको ड्रग्स देते हैं। स्टेज 1 में नहीं, स्टेज 1 से स्टेज 3 में हम उनको ड्रग्स देते हैं ना। स्टेज 1 में नहीं देता, और स्टेज 4 में भी ऑब्वियसली चलती है स्टेज 4 में वो सारी ड्रग्स, बट उसके अलावा वो कम्प्लीटली ऑक्सीजन थेरेपी पे आ जाता है, मतलब उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो ऑक्सीजन थेरेपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। तो स्टेज 0 में तो हमने कोई ड्रग नहीं पड़ी। फिर स्टेज 1 में हमने देखा बीटा-2 एगोनिस्ट, जिसमें हमने FST देखा, फेनोटेरॉल, साल्ब्यूटामॉल एंड टर्ब्यूटैलिन। ओके, स्टेज 2 में हम सबसे पहले उनको ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स बीटा-2 एगोनिस्ट के साथ साथ हम ब्रोंकोडायलेटर्स ऐड करेंगे, एक या एक से ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे बीटा-2 एगोनिस्ट में हमने क्या देखा था? FST, इसमें केवल F और S, फॉर्मेटेरॉल एंड साल्मेट्रॉल। बीटा-2 एगोनिस्ट में थे साल्ब्यूटामॉल, और लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स में होता है साल्मेट्रॉल। ओके, लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स। फिर उसके बाद इफ़ नीडेड वी कैन ऐड आइदर शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स में क्या आते हैं? इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड या फिर ऑक्सीट्रोपियम ब्रोमाइड, और लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स में आते हैं टायोट्रोपियम। ठीक है, तो हम सबसे पहले बीटा-2 एगोनिस्ट देते हैं, और अगर वो स्टेज सिवियर हो जाती है तो उसमें हम लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स ऐड कर सकते हैं, और अगर उनसे भी काम नहीं होता तो उसके बाद हम क्या ऐड करते हैं? एंटीकोलिनर्जिक्स, जो कि शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग दोनों हो सकते हैं। ठीक है, फिर थर्ड स्टेज आती है जिसमें हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हम इनहेल फॉर्म में भी दे सकते हैं, और अगर इनहेलेशन के थ्रू इतना ज़्यादा हमें इफेक्ट या फिर बेनिफिट नहीं देखने को मिल रहा तो हम सिस्टमिक देते हैं। इनहेलेशन में कौन से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे सकते हैं? ब्यूटेसोनाइड एंड बेक्लोमिथासोन। ओके, और सिस्टमिक में हम प्रेडनिसोन एंड मिथाइल प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद आती है वेरी सिवियर स्टेज। वेरी सिवियर स्टेज में हमारी मेडिसिन चलेंगी, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स चलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी, वेंटिलेटर पे पेशेंट आ जाते हैं, वेंटिलेटरी असिस्टेंस होता है, और अगर उसे इस स्टेज तक आते आते कार्डियक फेलियर हो गया है या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया है तो हम उसके लिए भी ट्रीटमेंट करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक फेलियर, सर्जिकल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ आती है लास्ट स्टेज में। ओके, अब ऑक्सीजन जो हम दे रहे हैं वो तब तक हम देते रहेंगे जब तक उसका PaO2 60 mmHg से ज़्यादा नहीं हो जाता और SaO2 90% से ज़्यादा नहीं हो जाता। PaO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में। जब वो 60 mmHg से ज़्यादा हो जाएगा तब हम उसको नॉर्मल ऑक्सीजन पे रख सकते हैं, है ना। और SaO2 है ऑक्सीजन की सैचुरेशन ब्लड में 90% से ज़्यादा होनी चाहिए पेशेंट की, ठीक है। तब तक हम उसको ऑक्सीजन कंप्लीट देते हैं, कंप्लीट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और अगर उसको क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर है तो हम कितने टाइम के लिए ऑक्सीजन देखते हैं? एक दिन में 16 आवर्स से ज़्यादा उसको ऑक्सीजन डिलीवर होती है, मतलब हर मिनट में एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स ऑक्सीजन उस पेशेंट को डिलीवर हो जानी चाहिए जिसके रेस्पिरेटरी फेलियर है, ठीक है। ये तो हमने ड्रग्स देखी कि किस अकॉर्डिंग हम स्टेज बाय स्टेज ड्रग्स देते हैं। सबसे पहले हमने बीटा-2 एगोनिस्ट देखी, फिर ब्रोंकोडायलेटर्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, देन ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और लास्ट स्टेज में हम वेंटिलेटरी असिस्टेंस, सर्जरी, कार्डियक फेलियर को ट्रीट करने के लिए तरीके और मेडिसिन तो चलेंगी चलेंगी। ओके, लास्ट आता है अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। और अगर हमने टेस्ट किया है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का लेवल कम आता है सीरम में, मतलब ब्लड में, तो हम इंट्रावीनसली अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन भी दे सकते हैं। और कुछ वैक्सीनेशंस होती हैं जो इलनेस या फिर मॉर्टेलिटी रेट होती है COPD की, उसको कम कराने में हेल्प करती है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकल वैक्सीनेशंस, ये दोनों
मोर्टेलिटी और इलनेस रेट जो होती है COPD की उसको कम कराती है, तो हम ये वैक्सीनेशंस भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद आती है कुछ साइको एक्टिव ड्रग्स। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी हो रहा है तो हम बेंजोडाइजेपीन्स भी दे सकते हैं, लो डोज में देंगे पर। ओके, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या चीज़ होती है, जैसे कि ब्यूलेक्टोमी, जो ब्यूले थे या फिर ब्लेफ्स थे उनको रिमूव करने की जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है उसे हम कहते हैं ब्यूलेक्टोमी। रिसेक्शन ऑफ डैमेज्ड पोर्शन ऑफ लंग्स, जो पोर्शन लंग का डैमेज हो गया है उसको हम रिमूव कर देंगे ताकि वो दूसरे हेल्दी पोर्शन को अफेक्ट ना करे। ओके, लंग ट्रांसप्लांटेशन इन सीवियर केसेस, और अगर एंड में सब कुछ रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्डियक फेलियर हो गया और बिल्कुल भी पेशेंट रिकवर नहीं कर पा रहा तो हम लंग ट्रांसप्लांटेशन भी करा सकते हैं। ठीक है, ये कवर करता है मैनेजमेंट पार्ट। मैनेजमेंट में सबसे पहले हमने स्टेज के अकॉर्डिंग ड्रग्स देखी, फिर उसके बाद एंटीबायोटिक्स, इंट्रावीनसली अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन हम दे सकते हैं, वैक्सीनेशन, बेंजोडाइजेपीन्स हम दे सकते हैं, और फिर उसके बाद हमने सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ा। लास्ट आते हैं कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस भी कुछ हो सकते हैं, जैसे कि ये तो मैंने बताया था, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है या फिर राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर हो सकता है, जैसे हम कॉर पल्मोनरी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा कॉम्प्लिकेशन होता है न्यूमोथोरैक्स। ये भी हो सकता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में, अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाती है तो। ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर मेडिसिन पार्ट ऑफ COPD। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, एंड इफ़ यू वांट द पिक्चर्स ऑफ दीज नोट्स यू कैन रेफर टू माई इंस्टाग्राम पेज बाय द नेम caduceus_ख्याति, or if you want the PDF of these notes you can refer to my Telegram channel by the name Caduceus. And thank you so much for watching my video.